विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोनिका मिश्रा, सहायक आचार्य हिंदी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बच्चों, आज भाषा विज्ञान के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है और आज हम भाषा विज्ञान की शाखाएं भाग 4 के अंतर्गत शेष जो शाखा है उसका आज हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हमारी भाषा विज्ञान की शाखाएं जो चैप्टर है वो आज पूर्ण हो जाएगा। इससे पहले भाषा विज्ञान की शाखाएं भाग 1, भाग 2, भाग 3 में हमने भाषा विज्ञान की इससे पहले की शाखाओं का विशद वर्णन या चर्चा की है और आपके क्लास के जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इसका लिंक भी शेयर है। हमारी जो अंतिम भाषा विज्ञान की शाखा है वो अर्थ विज्ञान है। इससे पहले पद विज्ञान पढ़ा था हमने, वाक्य विज्ञान और हमने लिया था ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान और वाक्य विज्ञान, इसको हमने लिया था। अब हम शेष को उठा रहे हैं, वो है अर्थ विज्ञान। प्रत्येक ध्वनि एवं ध्वनियों से निर्मित शब्द का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है। शब्द यदि शरीर है तो अर्थ क्या है? अर्थ उसकी आत्मा है। पार्वती परमेश्वर की तरह शब्द और अर्थ सदैव संपृक्त यानी जुड़े हुए रहते हैं। अतः शब्द शरीर का अध्ययन करने के उपरांत अर्थ विज्ञान के अंतर्गत शब्द की आत्मा का हम सम्यक अध्ययन करेंगे। अर्थ विज्ञान के अध्ययन की 2 पद्धतियाँ अधिक प्रचलित है। प्रथम तो वर्णनात्मक पद्धति कहलाती है, जिसके अंतर्गत किसी भाषा के शब्दार्थों में जो अर्थ संकोच, अर्थ विस्तार, अर्थादेश आदि पाया जाता है उनका सम्यक अध्ययन किया जाता है। जैसे मृग शब्द पहले सभी जंगली जानवरों के लिए प्रयुक्त होता था, यानी शेर, भालू, हाथी जो भी थे वो सारे जंगली जानवर उनके लिए मृग शब्द का प्रयोग करते थे। परंतु अब हिंदी में अर्थ का संकोच मतलब अर्थ जो व्यापक रूप में प्रयुक्त होता था उसका संकोच यानी सीमित रूप में प्रयुक्त होने लगा। अर्थ संकोच के फलस्वरूप केवल हिरण के अर्थ का द्योतक हो गया है। ऐसे ही गोली शब्द पहले किसी गोल पदार्थ का ही वाचक था, मतलब विस्तृत रूप में था इसका प्रयोग, परंतु अब अर्थ विस्तार हो जाने के कारण चूर्ण की गोली, दर्जी की गोली, बंदूक की गोली, खेलने की कांच की गोली आदि अनेक अर्थों का द्योतक हो गया है। ऐसे महाराज शब्द पहले किसी बड़े राजा या श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता था, किंतु अब अर्थादेश के फलस्वरूप रसोइयों का वाचक हो गया है। अर्थ विज्ञान अध्ययन की वर्णनात्मक पद्धति के अंतर्गत शब्दार्थों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाता है। जैसे हिंदी में शिक्षा शब्द पठन पाठन की प्रणाली के लिए आता है, जबकि मराठी में शिक्षा का अर्थ दंड देना कि भाई इसको शिक्षा दी जाएगी मतलब दंड दिया जाएगा, ताड़ना देना आदि होता है। ऐसे हिंदी में बदन का अर्थ मुख होता है, जबकि उर्दू में बदन का अर्थ शरीर होता है। ऐसे ही हिंदी में काल का अर्थ मृत्यु या समय होता है, जबकि अंग्रेजी में काल यानी कॉल का अर्थ पुकारना, बुलाना, चिल्लाहट आदि होता है। अर्थ विज्ञान के अध्ययन की दूसरी पद्धति ऐतिहासिक अर्थ विज्ञान के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अंतर्गत किसी शब्द के अर्थ की ऐतिहासिक परंपरा का पता लगाया जाता है। जैसे कुशल शब्द, हम कुशल शब्द को लेते हैं। कुशल शब्द का प्रयोग पहले ऐसे व्यक्ति के लिए होता था जो बड़ी चतुरता के साथ बिना हाथ में घाव हुए कुशाए तोड़कर लाता था। कुशाए जो तोड़कर लाता था वो कुशल, बिना हाथ में घाव किए चतुराई के साथ। धीरे धीरे यह शब्द अपने मूल अर्थ से हटकर केवल चतुरता या दक्षता का वाचक हो गया। ऐसे ही गर्भिणी शब्द पहले स्त्रियों एवं पशु के लिए समान रूप से प्रचलित था, किंतु कालांतर में भेद करने की आवश्यकता हुई और इसी के परिणाम स्वरूप अब हिंदी में स्त्रियों के लिए तो गर्भिणी शब्द ही अभिष्ट अर्थ देता है, जबकि गाय भैंस आदि के लिए गाभिन शब्द का प्रयोग होता है। इसके
अतिरिक्त तुलनात्मक ऐतिहासिक पद्धति का भी प्रयोग किया जाता है और देखा जाता है कि दो या दो से अधिक समकालीन भाषाओं में कोई शब्द किस किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और अंत में आकर उसके अर्थ में क्या परिवर्तन हो गया है। जैसे संस्कृत का भद्र शब्द विकृत होकर कुछ भाषाओं में तो भद्र के रूप में प्रयुक्त होता रहा और कुछ भाषाओं में भल्ल हो गया। हिंदी में दोनों ही शब्द आ गए, बद से तो भद्दा बन गया और भल से भला शब्द बन गया, किंतु दोनों के अर्थों में कैसा आकाश पाताल का अंतर हो गया है। इस तरह अर्थ विज्ञान अपनी ऐतिहासिक पद्धति के द्वारा शब्दार्थों का ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से भी सम्यक अध्ययन करता है। अर्थ विज्ञान के उन बौद्धिक नियमों का अनुशीलन किया जाता है जो विविध अर्थ विकारों के बुद्धिमान कारणों की दृष्टि में रखकर बनाए जाते हैं। जैसे पाठशाला, मदरसा, स्कूल, कॉलेज आदि सभी पर्यायवाची शब्द हैं और सभी शिक्षा संस्था के वाचक हैं। परंतु पाठशाला से किसी संस्कृत की शिक्षा संस्था का बोध होता है, मदरसा से किसी अरबी फारसी की शिक्षा संस्था का बोध होता है, स्कूल से किसी अंग्रेजी पद्धति पर स्थापित अंग्रेजी शिक्षा संस्था का बोध होता है और कॉलेज से किसी उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली अंग्रेजी शिक्षा संस्था का बोध होता है। उक्त शब्दों की तरह ही हकीम, वैद्य, डॉक्टर, कविराज आदि शब्द भी सभी चिकित्सक के द्योतक होते हैं, किंतु इनमें से प्रत्येक के वास्तविक अर्थ में पर्याप्त भेद विद्यमान है। अतः इन अर्थ भेदों को देखकर भी बौद्धिक नियम बनाया गया है, उसे भेदीकरण का नियम कहते हैं। ऐसे ही और भी अन्य बौद्धिक नियम निर्धारित किए गए हैं जिनका विशद एवं विस्तृत अध्ययन अर्थ विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है और देखा जाता है कि किस तरह मानव ने अपने व्यवहार के लिए विविध अर्थों के द्योतक शब्दों का निर्माण किया है और वे शब्द किस तरह विविध अर्थों के वाचक बनकर रात दिन व्यवहार में आते रहते हैं। अर्थ विज्ञान के अंतर्गत विकास की विविध दशाओं का भी सम्यक अनुशीलन किया जाता है और देखा जाता है किस तरह किसी शब्द के अर्थ का विस्तार हो जाता है और किस तरह किसी शब्द के अर्थ का संकोच या सीमित रूप प्रयोग में आ जाता है, किस तरह किसी शब्द के अर्थ का उत्कर्ष हो जाता है और किस तरह कोई शब्द अपने अच्छे अर्थ को खोकर बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने लगता है तथा किस तरह कोई शब्द अपना मूल अर्थ छोड़कर किसी नवीन अर्थ को ग्रहण कर लेता है। जैसे तेल शब्द पहले केवल तिल के सार के लिए ही प्रयुक्त होता था, किंतु अब इसके अर्थ का विस्तार हो गया, मतलब सीमित अर्थ में था ना, अब इसके अर्थ का विस्तार हो गया और इसलिए अब वह सरसों का तेल, गोले का तेल, फूलों का तेल, अरंडी का तेल, मिट्टी का तेल आदि अनेकार्थी वाचक हो गया है। ऐसे मुर्ग शब्द फारसी में सभी पक्षियों के लिए आता था, मतलब पहले इसका अर्थ विस्तार था, किंतु हिंदी में आकर इसके अर्थ का संकोच हो गया, सीमित अर्थ में प्रयुक्त होने लगा और अब यह केवल मुर्गा नामक पक्षी विशेष के लिए व्यवहृत होता है। इसी प्रकार मुक्त शब्द पहले किसी मूढ़ या बुद्धिन के अर्थ का वाचक था, परंतु अब इसके अर्थ का उत्कर्ष हो गया, यानी मूढ़ तो मूर्ख के लिए है तो मुक्त उसके लिए प्रयुक्त होता था और अब उसके अर्थ का उत्कर्ष यानी ऊपर की ओर चला गया। अब इसका अर्थ होगा मोहित हो जाओ। ऐसे महाजन शब्द पहले श्रेष्ठ नागरिक के अर्थ में प्रयुक्त होता था, किंतु जब से कुछ श्रेष्ठ लोग ब्याज खाने लगे तब से महाजन शब्द का अर्थ पूर्णतः परिवर्तित होकर सूदखोर हो गया। इस प्रकार अर्थ विज्ञान के अंतर्गत अर्थ परिवर्तन की विविध दिशाओं का सम्यक अध्ययन किया जाता है और अर्थ विकास के विविध भेदों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अर्थ विज्ञान में केवल अर्थ विकास के भेदों या अर्थ परिवर्तन की विविध दिशाओं का ही अनुशीलन नहीं किया जाता, अपितु यह भी जानने का प्रयास किया जाता है कि अमुक अर्थ विकास अमुक कारण से हुआ है। जैसे बहुत से शब्दों के अर्थ वातावरण में परिवर्तित हो जाने के कारण बदल जाते हैं। कुछ अर्थ परिवर्तनों का कारण अशुभ कार्यों के लिए शुभ शब्दों का प्रयोग करना माना गया है। कुछ अर्थ परिवर्तन शिष्टता एवं नम्रता प्रदर्शन करने के कारण हो जाते हैं। कुछ आलंकारिक प्रयोग के कारण अर्थ बदल जाते हैं, आदि आदि। कलम काटना का अर्थ बगीचे में कुछ और होता है, नाई की दुकान पर कुछ और होता है, स्कूल में कुछ और ही हो जाता है। केवल वातावरण के बदलते ही
उक्त शब्द अपना अर्थ बदल लेता है। ऐसे ही स्वर्गवास, वैकुंठ धाम, राम नाम सत्य है आदि शब्द अपना मूल अर्थ छोड़कर दूसरा अपकर्ष सूचक नीचे की ओर चला गया ना, अशुभ के लिए, केवल इसलिए ग्रहण कर बैठे हैं क्योंकि अशुभ एवं अमंगल के लिए इन शुभ एवं मंगलवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार गौ, गधा, बैल आदि का प्रयोग यदि किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है तो इनका अर्थ परिवर्तन होकर क्रमशः गौ से सीधा, गधा से मूर्ख और बैल से कमेरा आदि हो जाता है। इस तरह अर्थ विज्ञान के अंतर्गत विविध प्रकार के अर्थ परिवर्तनों के कारणों का भी सम्यक अध्ययन किया जाता है। सारांश यह है कि अर्थ विज्ञान के अंतर्गत अर्थ क्या है, शब्द और अर्थ का संबंध क्या है, किन किन बौद्धिक कारणों से वस्तुओं के अर्थ निश्चित किए जाते हैं, कौन कौन सी अर्थ परिवर्तन की दिशाएं होती है, अर्थ परिवर्तन के कौन कौन से कारण होते हैं आदि आदि, इन सभी शब्दार्थ संबंधी विविध समस्याओं का समाधान किया जाता है। यही कारण है कि अर्थ विज्ञान भी भाषा विज्ञान का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। धन्यवाद विद्यार्थियों। आगे अगले व्याख्यान में हम भाषा संबंधी शीर्षक पर चर्चा करेंगे। भाषा की विशेषता, भाषा उत्पत्ति के कारणों पर हम प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।